हेलो एवरीवन। आई हैव कम विद द पार्ट 2 ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट, जिसके अंदर हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट का एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है और प्लस इंडक्टिव इफ़ेक्ट कितने तरह के होते हैं उसके बारे में बताया था और हमने डिटेल डिस्कशन किया था। यहाँ पे हम डिस्कस ये करेंगे कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट का एक्चुअली में एप्लीकेशन क्या है, इसकी खासियत कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के बारे में हमें आइडिया देता है। जैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे पहले हमारे पास कौन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के ऑर्डर के बारे में बताने में इंडक्टिव इफ़ेक्ट हमें काफ़ी मदद करता है। सबसे पहले कार्बोकेटायन एक्चुअली में होता क्या है, तो बेसिकली कार्बोकेटायन एक तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप आपका कनेक्टेड है और तीनों अल्काइल ग्रुप आपके सेम प्लेन में ही मौजूद होते हैं और उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है और इसी के ऊपर कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आपका होता है। तो कार्बोकेटायन इज बेसिकली दोज स्पीशीज इन विच पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम एंड कार्बन इज sp2 hybridized with a trigonal planar structure। अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ना ये एक अनस्टेबल स्पीशीज होता है और अनस्टेबल है तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो भी बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बोकेटायन एक अनस्टेबल भी है और प्लस शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज है, मतलब बहुत ही कम टाइमिंग के लिए ही ये एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट थिंग, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्यों कहेंगे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस वैकेंट 2p ऑर्बिटल विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इसी वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ही इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह सकते हैं। अगर आप हम ध्यान से देखें तो ये जो कार्बन है ये बेसिकली 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड का मतलब है कि इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो हमारा कार्बोकेटायन है ना, ये एक्चुअली में 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, मतलब इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहते हैं। नाउ अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को इंडक्टिव इफेक्ट के साथ किस तरह से रिलेट किया जाए, तो जस्ट नाउ हमने यहाँ पे कहा कि जो हमारा कार्बोकेटायन होता है वो डेफिशिएंट स्पीशीज होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। तो अगर किसी स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, तो उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन सा ग्रुप होगा, प्लस आई ग्रुप। तो प्लस आई ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है तो उसको स्टेबिलिटी कौन ऑफर करेगा, प्लस आई ग्रुप करेगा। सो हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों आज के बाद कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। जितना अच्छा प्लस आई ग्रुप होगा उतना ही ईजिली वो क्या करेगा, कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। नाउ अब आते हैं माइनस आई ग्रुप के ऊपर। तो माइनस आई ग्रुप कैसे ग्रुप्स होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाले ग्रुप्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ये तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, और अगर इलेक्ट्रॉन पहले से ही कम है और उसके साथ अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा दोगे जो और भी इलेक्ट्रॉन इससे विड्रॉ करना स्टार्ट करेगा, तो क्या होगा उससे, उससे ये होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी बढ़ती चली जाएगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन और भी कम होते चले जाएंगे और जैसे जैसे उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी उसकी स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे आज के बाद, जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को हम किससे डायरेक्टली रिलेट करेंगे, प्लस आई ग्रुप से। मतलब प्लस आई ग्रुप का काम होगा कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी देना, बट अगर माइनस आई ग्रुप आपका प्रेजेंट है ना कार्बोकेटायन के अंदर तो माइनस आई ग्रुप उसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। सो दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अब इसी
कंसेप्ट के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के सीक्वेंस को पहचानने में। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, जिस कार्बन पे प्लस है, ठीक है, वो कार्बन हमारा क्या है बेटा, डेफिशिएंट है। अब उस डेफिशिएंट कार्बन से हमने अल्काइल ग्रुप्स कनेक्ट किए हैं, और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को कहा था कि जो अल्काइल ग्रुप्स होती हैं वो बेसिकली किस तरह के ग्रुप्स होती हैं, प्लस आई ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप्स आर बेसिकली प्लस आई ग्रुप। अब प्लस आई ग्रुप हमारा क्या करता है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि प्लस आई ग्रुप का काम होता है कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करना। तो जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे ना कार्बोकेटाइन में, उतना ही ज़्यादा आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। तो यहाँ देखिए फोर्थ मॉलिक्यूल में इस कार्बोकेटाइन से तीन तीन अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, और तीनों प्लस आई ग्रुप है, मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले ग्रुप हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों अल्काइल ग्रुप इस कार्बन की डेफिशिएंसी को कम करने की कोशिश करेगा, और जितनी डेफिशिएंसी कम होगी आपकी स्टेबिलिटी उस कार्बोकेटाइन की उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर हम सेकेंड वाले कार्बोकेटाइन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास दो अल्काइल ग्रुप है, और दोनों अल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना अपना प्लस आई लगाएंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लस आई ग्रुप है और यहाँ पे बिल्कुल भी प्लस आई ग्रुप नहीं है। तो सिंस प्लस आई ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं और वो क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी देते हैं, तो जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, आपका स्टेबल होगा। तो हमारा स्टेबिलिटी का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, फोर्थ सबसे ज़्यादा, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, और सबसे अनस्टेबल कार्बोकेटाइन हमारा यहाँ पे कौन सा है बच्चों, फर्स्ट वन है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट। आप यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो हमारा कार्बोकेटाइन है ये 3 डिग्री वाला है, ये कार्बोकेटाइन हमारा 2 डिग्री वाला है, और ये कार्बोकेटाइन हमारा 1 डिग्री वाला है। अगर हम 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की बात करें तो इस कार्बन से सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, कौन सा वाला, ये वाला अल्काइल ग्रुप, राइट। इसी तरह से अगर हम इस कार्बोकेटाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सिंस इट इज़ अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इसके दोनों तरफ से क्या मिलेगा, इसको प्लस आई मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह से, एक ही अल्काइल ग्रुप की वजह से प्लस आई मिलेगा, यहाँ पे दोनों डायरेक्शन से इसको प्लस आई मिलेंगे। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इसको तीनों डायरेक्शन से प्लस आई मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि मोर प्लस आई मोर स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल इन तीनों कार्बोकेटाइन के बीच में कौन है, फर्स्ट, फिर सेकेंड एंड फिर थर्ड होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले मॉलिक्यूल में जिस कार्बन पे प्लस है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन पे 3 मिथाइल है, दूसरे वाले में हमने एक मिथाइल को रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से, ये ड्यूट्रोमिथाइल है CD3। तीसरे वाले केस में हमने क्या किया, तीनों ही मिथाइल ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर दिया है ड्यूट्रोमिथाइल। अब जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ड्यूटेरियम का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, प्रोटियम से ज़्यादा होता है। और ये भी हमने पढ़ा था कि CD3 जो होता है उसका प्लस आई पावर बच्चों CH3 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बोकेटाइन में तीन तीन CD3 है, और तीनों का जो प्लस आई पावर है वो तीनों मिथाइल से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे ये ग्रुप जो आपका होगा तीन तीन ड्यूट्रोमिथाइल, ये कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफर करेगा। और सबसे मिनिमम स्टेबिलिटी कौन सा ऑफर करेगा बेटा, जहाँ पे तीनों मिथाइल है। और रही बात सेकेंड की, तो इसकी स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट होगी दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द मिथाइल ग्रुप हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय द ड्यूट्रोमिथाइल। तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, थर्ड सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंड, और सबसे लीस्ट हमारा स्टेबल कौन सा होगा इन तीनों में, फर्स्ट मॉलिक्यूल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों हमने क्या किया है, एक जगह पे ड्यूट्रोमिथाइल रखा है, एक जगह पे यहाँ पे CT3 रखा है, और यहाँ पे हमने मिथाइल रखा है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो प्लस आई इफेक्ट होती है वो CT3 की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू CD3 एज़ कम्पेयर टू CH3।
मतलब ट्रीटियम का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का होता है, देन आपका प्रोटियम का होता है। ये आइसोटोप्स की बात मैं कर रही हूँ। तो जितना ज़्यादा ट्रीटियम होगा कार्बन से लगा हुआ, उसका प्लस आई एबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है CD3 से, और CD3 की प्लस आई एबिलिटी CH3 से ज़्यादा होती है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा वाला कार्बोकेटायन होगा? सेकेंड मॉलिक्यूल। अगर ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकेंड मॉलिक्यूल है और ये थर्ड मॉलिक्यूल है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बच्चों यहाँ पे सेकेंड मॉलिक्यूल होगा। फिर आपका यहाँ पे स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा। एंड सबसे लीस्ट स्टेबल हमारा कौन सा मॉलिक्यूल होगा? थर्ड मॉलिक्यूल, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है CH2 वाले, पॉजिटिव वाले कार्बन से कनेक्टेड। सेकेंड वाले में वन ऑफ द हाइड्रोजन आई हैव रिप्लेस्ड विद द आयोडो ग्रुप। तीसरे वाले में मैंने ब्रोमो से रिप्लेस कर दिया है, चौथे में Cl से, और पांचवे में फ्लोरो से। जितने भी हैलोजन होते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था, ऑल द हैलोजन विल शो माइनस आई इफेक्ट। और अगर मैं हैलोजेंस के अंदर ही कंपैरिजन करूं, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई कौन लगाता है बच्चों? फ्लोरो, फिर क्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आयोडो। अब जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि माइनस आई का काम क्या होता है? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कम करना। मतलब जिस ग्रुप का जितना ज़्यादा माइनस आई नेचर होगा, वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को और विड्रॉ कर लेगा कार्बोकेटायन से, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस तरह से माइनस आई जिसका जितना ज़्यादा होता है ना, वो कार्बोकेटायन क्या करता है? कार्बोकेटायन को उतना ही अनस्टेबल बना देता है। तो अगर मैं बात करूं इन पांचों मॉलिक्यूल में, तो इन पांचों के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका फर्स्ट वन होगा। क्यों ऐसा बच्चों? क्योंकि पहले वाले केस में कोई भी माइनस आई ग्रुप आपका नहीं है। अल्काइल ग्रुप कैसे ग्रुप्स होते हैं? प्लस आई ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फ्लोरो लगा हुआ है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? अपनी तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ड्यू टू इट्स माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कौन करेगा? अपनी तरफ Cl करेगा। यहाँ पे विड्रॉ कौन करेगा? ब्रोमीन करेगा। और यहाँ पे विड्रॉ कौन करेगा? आयोडीन करेगा। बट सबसे ज़्यादा विड्रॉ करने की क्षमता किसके पास है? फ्लोरो के पास, बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई पावर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विड्रॉ अगर फ्लोरीन कर रहा है, तो कार्बोकेटायन को सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज भी कौन करेगा? फ्लोरीन करेगा। और इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट सेकेंड मॉलिक्यूल, बिकॉज आई का माइनस आई सबसे पुअर है, सबसे कम है इन चारों में। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की जो पावर है, वो इन चारों हैलोजन के बीच में सबसे मिनिमम है। तो इसलिए इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा आयोडो वाला, फिर ब्रोमो होगा, फिर क्लोरो होगा, एंड देन आपका फ्लोरो होगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया है। मैंने कार्बन के चेन में एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कि आपका कार्बोकेटायन है, एंड यहाँ पे मैंने ग्रुप सेम ही रखा है फ्लोरो, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्टेंस को चेंज करती जा रही हूँ। यहाँ पे क्या है देखिए, अगर मैं इसको फर्स्ट कार्बन, इसको सेकेंड कार्बन, इसको थर्ड कार्बन, इसको फोर्थ कार्बन कहूँ, तो फर्स्ट वाले कार्बोकेटायन में फ्लोरो आपका सेकेंड से अटैच है, सेकेंड मॉलिक्यूल में थर्ड से अटैच है, और थर्ड मॉलिक्यूल के अंदर फोर्थ कार्बन से अटैच है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इट इज़ अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। और जो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होते हैं बच्चों, वो यूजुअली क्या होते हैं? इनका काम क्या होता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनका इफेक्ट कम होता जाता है। मतलब आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि पहले वाले कार्बोकेटायन में फ्लोरो ग्रुप बहुत पास है पॉजिटिव कार्बन से, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा, और यहाँ डिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इसका इफेक्ट कम लगेगा। और ये आपका जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है? माइनस आई ग्रुप है। ऑल द हैलोजन आर माइनस आई ग्रुप। तो सबसे मिनिमम अपना माइनस आई ये कौन से कार्बोकेटायन में लगा सकता है? थर्ड वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा उसका इफेक्ट कम लगेगा। और यहाँ पे सिंस फ्लोरो है, तो फ्लोरो अपना मिनिमम माइनस आई
थर्ड वाले केस में लगाएगा। अगर मिनिमम माइनस आई लगा रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ बहुत ही कम कर रहा है, और जितना कम अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कार्बोकेटायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल आपका होगा। तो इन तीनों के बीच में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें बच्चों, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका थर्ड वन होगा, फिर सेकेंड वन, और सबसे अनस्टेबल इन तीनों के बीच में कौन सा है बच्चों? फर्स्ट वन है। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडक्टिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जहाँ डिस्टेंस कम हुआ वहाँ पे ये अपना इफेक्ट ज़्यादा लगा पाएगा, और यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, खींच लेगा, और इस कार्बन को काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंट बना देगा। नाउ एक छोटा सा ट्रिक है यहाँ पे जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, डैश। ये वर्ड 3 वर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये काफ़ी यूज़फुल होगा, आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को डिसाइड करने में काफ़ी मदद करेगा। यहाँ पे डी क्या स्टैंड कर रहा है? डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस। क्या है ये डिस्टेंस? इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। ए यहाँ पे अमाउंट ऑफ ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। कौन से ग्रुप? प्लस आई ग्रुप या माइनस आई ग्रुप को। और एस यहाँ पे क्या है? ग्रुप के स्ट्रेंथ की। अगर हम इंडक्टिव के अंदर ही बात करें तो इंडक्टिव 2 तरह के होते हैं, माइनस आई एज वेल एज प्लस आई। तो माइनस आई ग्रुप अगर है तो उसका कितना स्ट्रेंथ है, और अगर प्लस आई ग्रुप अटैच है तो उसका कितना स्ट्रेंथ है, ये हमारा यहाँ पे क्या है? एस इंडिकेट कर रहा है। अब अगर इस ट्रिक को अप्लाई करें तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। इस ट्रिक की मदद से हम इन कार्बोकेटायन के बीच में स्टेबिलिटी का सीक्वेंस अरेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला जो कार्बोकेटायन है बच्चों, इसको गौर से देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो कार्बोकेटायन है इस पे प्लस चार्ज ये है, इसको हम प्लस फर्स्ट कार्बन मान लेते हैं। जैसे सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, हियर ऑल्सो इट इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे जो साइनो ग्रुप है ये सेकेंड कार्बन पे लगा है, और नाइट्रो ग्रुप आपका थर्ड कार्बन पे लगा है। याद कीजिए जो ट्रिक मैंने आप लोगों को माइनस आई का बताया था सीक्वेंस को याद करने के लिए, उसमें अगर हम साइनो और नाइट्रो का पोजीशन याद रखें तो नाइट्रो पहले आता है, मतलब माइनस आई ऑफ NO2 इज हायर देन माइनस आई ऑफ CN। वैसे तो दोनों ही माइनस आई है, बट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की क्षमता किसके पास है? NO2 के पास। तो इसका मतलब ये है कि NO2 को तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना चाहिए था, और इसको, इस कार्बोकेटायन को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बना देना चाहिए था एज कम्पेयर टू साइनो। बट ये ट्रिक हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जो हमें मदद करेगा एक्चुअल सीक्वेंस को डिसाइड करने में। जैसा कि पहला जो वर्ड है हमारा डी, ये इसी सीक्वेंस में हमें प्रायोरिटी को ध्यान में रखना है। सबसे पहला प्रायोरिटी हमें देना है डिस्टेंस को। तो आप देखिए यहाँ पे, भले ही CN का माइनस आई नेचर NO2 के कंपैरेटिवली कम होता है, वीक होता है, लेकिन CN क्या है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा क्लोज है। मतलब हम पहले किसको देखेंगे? स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा हम किसको प्रेफरेंस देंगे? डिस्टेंस को प्रेफरेंस देंगे। और सिंस CN आपका पॉजिटिव चार्ज के काफ़ी क्लोज है तो ये अपना डिस्टेंस वाले फैक्टर को यूज़ करके क्या करेगा? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि है तो ये माइनस आई और इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इन दोनों ग्रुप के बीच में कौन विड्रॉ करेगा बच्चों? CN करेगा। और अगर ये अपना माइनस आई बहुत ज़्यादा लगा लेगा एज़ कम्पेयर टू NO2 तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? काफ़ी ज़्यादा डीस्टेबलाइज करेगा। तो डीस्टेबलाइज अगर सबसे ज़्यादा पहला कार्बोकेटायन है तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? सेकेंड मॉलिक्यूल की। अब आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन में, तो इसको गौर से देखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये कार्बन हमारा पहला कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, इसी तरह से ये पहला कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है। डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ये जो हमारे 2 फ्लोरो ग्रुप हैं ये भी सेकेंड कार्बन पे मौजूद है। मतलब डिस्टेंस जितना यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज का इस ग्रुप के साथ, उतना ही डिस्टेंस इस ग्रुप का भी पॉजिटिव चार्ज के साथ है। तो डिस्टेंस का तो कोई काम है नहीं यहाँ पे। अब सेकंड वाला यहाँ पे कौन सा हमें प्रायोरिटी देना है? अमाउंट ऑफ ग्रुप को। मतलब स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा हमें किसको देखना है? कितने ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब पहले वाले मॉलिक्यूल को देखो, अगर मैं फ्लोरो और NO2 का माइनस आई का सीक्वेंस कंपेयर करूं तो NO2 का माइनस आई फ्लोरो के माइनस आई से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका मतलब
ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना चाहिए था और पॉजिटिव चार्ज को काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल बना देना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कहा, स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रुप को देखा जाता है। जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो पहले हमें देखना है कि कितने ग्रुप हैं। जिसके पास ज़्यादा ग्रुप होगा ना, वो ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्यों विड्रॉ करेगा, क्योंकि फ्लोरो का नेचर कैसा है, -I, तो इसलिए हम विड्रॉ की बात कर रहे हैं। तो सिंस यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लोरो ग्रुप है, तो ये अपने नंबर को ज़्यादा यूज़ करके क्या करेगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। और जब विड्रॉ बहुत ज़्यादा अमाउंट में करेगा ना, तो ये कार्बोकेटायन आपका बच्चों NO2 वाले कार्बोकेटायन से भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इवन दो strength of NO2, strength of -I of NO2 is having more value as compared to fluoro, but still more number of fluoro will have more effect on destabilizing the carbocation as compared to the NO2 group। तो इसलिए पहला वाला कार्बोकेटायन आपका ज़्यादा अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंड वन। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ इन दोनों में, सेकेंड वन हुआ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ देखिए हमारा डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ पे भी सेकेंड कार्बन पे फ्लोरो है, यहाँ पे भी सेकेंड कार्बन पे फ्लोरो है पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में। तो डिस्टेंस तो हमने सेम रख दिया, नंबर भी सेम है, सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे भी एक ही ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी एक ही ग्रुप लगा है। तो हमें किसको देखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ को। और स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, फ्लोरो और क्लोरो में। -I ऑफ फ्लोरो इज मोर एज कम्पेयर टू क्लोरो, मतलब किसका -I ज़्यादा लगेगा, फ्लोरो का। और -I अगर ये भी लगा रहा है और ये भी लगा रहा है, तो ज़्यादा -I तो फ्लोरो का है। तो ज़्यादा -I मतलब क्या होगा, कार्बोकेटायन ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और पॉजिटिव चार्ज को काफ़ी ज़्यादा क्या करेगा, और डेफिशिएंट बना देगा। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी बच्चों, सेकेंड मॉलिक्यूल की। अब आते हैं फोर्थ के अंदर। तो फोर्थ को गौर से देखिए, यहाँ पे इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड मान लिया, यहाँ पे इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया। अब गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस आपका क्या है, कम है, ठीक है, मतलब ग्रुप आपका एक ही है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस इसका कम है, मतलब ये ग्रुप पॉजिटिव वाले कार्बन के ज़्यादा क्लोज है। यहाँ पे भले ही दो ग्रुप हैं, भले ही दो ग्रुप है, नंबर ऑफ ग्रुप्स ज़्यादा हैं, बट स्टिल यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के साथ इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। अब सबसे पहला प्रायोरिटी हमें देना ही किसको है, डिस्टेंस को। सबसे डिस्टेंस जिसका कम होगा उसका इफेक्ट हमेशा ज़्यादा लगेगा। तो इवन दो मोर नंबर ऑफ Cl इज देयर इन द सेकेंड कार्बोकेटायन, बट बिकॉज NO2 इज बीइंग क्लोज विद द पॉजिटिव कार्बन, तो ये NO2 एक ही है, लेकिन इसका इफेक्ट इन दोनों Cl के कंपैरेटिवली ज़्यादा लगेगा। तो ये अपना -I ज़्यादा लगा के पॉजिटिव चार्ज को काफ़ी ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा बच्चों। और जब इसको डिस्टेबलाइज करेगा तो इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, सेकेंड वाले कार्बोकेटायन की। नेक्स्ट एक छोटा सा रूल है जो कि काफ़ी यूजफुल रूल है बच्चों, ब्रेट रूल। ब्रेट रूल कहता क्या है कि ना बाईसाइक्लो मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज या फिर रेडिकल या फिर पाई बॉन्ड एट द ब्रिज हेड कार्बन इज हाईली अनस्टेबल। अब ब्रिज हेड कार्बन किसको कहा जाता है, जैसे मान के चलिए ये मेरे पास एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है, इसमें एक ही रिंग है, तो इसको साइक्लो मॉलिक्यूल कहा जाता है। बट इमेजिन कीजिए मैंने बीच में एक और कार्बन लगा दिया इस तरह से, तो अब कितने रिंग बन गए, दो रिंग। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनको हम बाईसाइक्लो मॉलिक्यूल बोलते हैं। और बाईसाइक्लो मॉलिक्यूल में ना जो कॉमन कार्बन होता है दोनों रिंग के बीच में, देखिए ये दोनों जो कार्बन है ये दोनों रिंग के बीच में कॉमन है, इनको कहा जाता है ब्रिज हेड कार्बन। और अगर ब्रिज हेड कार्बन के ज्योमेट्री की बात करें तो ये बच्चों हमेशा, सिंस ये जो हमारा बाईसाइक्लो मॉलिक्यूल होता है ये एक तरह का नॉन प्लेनार मॉलिक्यूल है, नॉन प्लेनार मॉलिक्यूल होता है। और ये जो कार्बन है ना ये एक्चुअली में sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, दिस इज एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर मान के चलिए ब्रिज हेड कार्बन पे हमने पॉजिटिव चार्ज बना दिया तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2।
अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों कि अगर आपका sp3 कार्बन था ये एक्चुअल में, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना था? बॉन्ड एंगल वॉज 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना देंगे तो पॉजिटिव चार्ज के बनते ही ये sp2 में चला जाएगा, और sp2 का बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। मतलब जितना एक्चुअल एंगल होना चाहिए उसका, उससे कहीं ज़्यादा डेविएट कर चुका है पॉजिटिव चार्ज के आते ही। तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड के अंदर एंगल में क्या होगा? स्ट्रेन आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एंगल स्ट्रेन हमारा रीज़न होता है कि बाईसाइक्लोमोलिक्यूल में ब्रिजहेड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता है। इसी तरह से अगर रेडिकल डाल देंगे तो भी आपका कार्बन sp2 हो जाएगा, तो फिर भी हमारा एंगल में स्ट्रेन रहेगा, फिर भी हमारे ओरिजिनल एंगल से आपका एंगल काफ़ी ज़्यादा डेविएट कर जाएगा। और जब एंगल में स्ट्रेन बढ़ती है तो क्या होता है? स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जितना एंगल होना चाहिए, अगर उससे एंगल कम है या फिर उससे एंगल काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होता है? एंगल में स्ट्रेन आ चुका है। और एंगल में जब स्ट्रेन आता है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी क्या होती है बच्चों? कम हो जाती है। इसी तरह से अगर ब्रिजहेड पोजीशन पे पाई बॉन्ड बना देंगे तो पाई बॉन्ड के आते भी ये कार्बन आपका sp2 में चला जाएगा, फिर से एंगल में स्ट्रेन आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आज के बाद कि बाईसाइक्लोमोलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज अगर है ब्रिजहेड कार्बन पे, या फिर रेडिकल है अगर ब्रिजहेड कार्बन पे, या फिर अगर पाई बॉन्ड है आपका ब्रिजहेड कार्बन पे, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा, वो हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तो इसी तरह से अगर सपोज इन दोनों कार्बोकेटाइन के बीच में हमें कंपैरिजन करना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप देखिए इवन दो दिस कार्बोकेटाइन इज 3 डिग्री, बिकॉज जिस कार्बन पे प्लस है वो एक्चुअली में 3 अदर कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये सिर्फ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। बट स्टिल यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ पे है बच्चों? इस ब्रिजहेड पोजीशन पे है, जो कि हाईली अनस्टेबल है। अगर इसी कंसेप्ट के ऊपर जाएं और सपोज इन चारों मॉलिक्यूल के बीच में हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करना हो, तो कैसे करेंगे? देखिए, ये तो हाईली अनस्टेबल है, तो लेट अस से ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और इन चारों के बीच में हमें स्टेबिलिटी का सीक्वेंस अरेंज करना है। तो ए तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। अब अगर बाकियों की बात करें बच्चों, तो ये देखिए, ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका क्या है? 3 डिग्री वाले कार्बन पे है, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्या है बच्चों? 1 डिग्री वाले कार्बन पे है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री के बीच में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री वाला, क्योंकि उसको तीनों अल्काइल ग्रुप का प्लस आई पावर मिलता है। 2 डिग्री वाले का क्या होता है? 2 डिग्री वाले केस में क्या होगा? आपका सिर्फ 2 ही अल्काइल ग्रुप का आपका प्लस आई पावर मिलेगा, और 1 डिग्री वाले में सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप का प्लस आई पावर मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका 3 डिग्री वाला है, तो सबसे आगे होगा बी, उसके बाद 2 डिग्री वाला विच इज़ डी, और ए और डी के बीच में कौन आएगा? हमारा सी। So this is the stability order of carbocation. Now come to the second part of intermediate, which is stability of carbon free radical. अब देखिए रेडिकल हम किसको कहते हैं? सपोज एक कार्बन पे 3 अल्काइल ग्रुप है और तीनों ग्रुप एक ही प्लेन में मौजूद है, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक 2p ऑर्बिटल है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इस तरह के स्पीशीज को हम कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं। सो बेसिकली कार्बन फ्री रेडिकल भी क्या होता है बच्चों? एक इंटरमीडिएट होता है जिसका लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता है। इट इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज। ये भी एक तरह से डेफिशिएंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके पास है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के फॉर्म में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है 2p ऑर्बिटल के अंदर। तो बेसिकली कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या होगा? डेफिशिएंट स्पीशीज कहलाएगा, क्योंकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सो इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड अनस्टेबल इंटरमीडिएट। क्योंकि अगर डेफिशिएंट है तो इसका मतलब वो स्टेबल तो होगा नहीं, तो इसलिए एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है।
अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो कार्बन आपका ट्राइगोनल प्लेनार होता है with one of the 2p orbital perpendicular to the plane of the molecule, because of which carbon is actually sp2 hybridized. और sp2 hybridized है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनार होगा। नाउ जैसा कि हमने बात किया बच्चों कार्बोकेटायन के केस में, ये कार्बोकेटायन हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को एक्चुअली में स्टेबल कौन रखता है? उसको स्टेबिलिटी ऑफर करता है कौन? प्लस आई ग्रुप। और उसको डिस्टेबलाइज कौन करता है? माइनस आई ग्रुप। जो रीज़न हमने वहाँ पे दिया है वही रीज़न यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, तो इसको भी स्टेबिलिटी कौन देगा? प्लस आई ग्रुप। और डिस्टेबलाइज कौन करेगा? माइनस आई ग्रुप करेगा। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ प्लस आई ग्रुप इज डायरेक्टली, stability of free radical is directly proportional to the plus I group but inversely proportional to the minus I group. Now come to the question part. सबसे पहले देखिए ये जितने भी रेडिकल्स हमें दिए हैं इनके बीच में हमें स्टेबिलिटी को अरेंज करना है। पहले वाले केस में 3 प्लस आई हैं, ऑल दी अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई, यहाँ 2 हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। सो मोर प्लस आई मोर स्टेबल आपका फ्री रेडिकल होगा। तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सबसे लीस्ट आपका स्टेबल कौन है? फोर्थ वाला। यहाँ पे अगर बात करें बच्चों तो फिर से देखिए हैलोजन ग्रुप मैंने कार्बन के साथ लगा दिया है, और ये तीनों हैलोजन किस तरह के इफेक्ट लगाते हैं? माइनस आई। और माइनस आई जैसा कि मैंने ऊपर कहा इनका काम क्या होता है? रेडिकल को भी डिस्टेबलाइज करना। जिसका माइनस आई जितना ज़्यादा होगा वो रेडिकल को उतना ही ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज़्यादा आपका माइनस आई किसका है इन तीनों हैलोजन के बीच में? फ्लोरो। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज हमारा कौन होगा? फ्लोरो होगा। तो सपोज ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकेंड मॉलिक्यूल है, ये थर्ड मॉलिक्यूल है और ये फोर्थ मॉलिक्यूल है। तो सबसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल हमारा फोर्थ होगा। उसके बाद क्लोरो का, उसके बाद ब्रोमो का, और सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा यहाँ पे कौन सा होगा बच्चों? फर्स्ट वन होगा। सो मोर will be the strength of minus I, lesser will be the stability of radical. In a similar way बच्चों अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड वाले में देखिए कार्बन के साथ 3 डिफरेंट तरह के माइनस आई ग्रुप लगे हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो फॉलो किया है तो मैंने वहाँ पे माइनस आई का सीक्वेंस बताया है, उसका ट्रिक बताया है, याद रखने के लिए एक सीक्वेंस बताया है, उसको ध्यान में रखिएगा। उसके अकॉर्डिंग NO2 का माइनस आई सबसे ज़्यादा है, आफ्टर दैट CHO का है एंड देन आपका Cl है। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा माइनस आई लगेगा वो कार्बन रेडिकल को क्या करेगा? उतना ही ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। अब पहले वाले में तो कोई भी ऐसा माइनस आई ग्रुप नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इन चारों में कौन हुआ? पहला। फिर आपका कौन सा होगा? जिसका माइनस आई कम, वो कम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ और उस रेडिकल को उतना ज़्यादा डिस्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से सेकेंड हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है आफ्टर फर्स्ट वन। फिर थर्ड वन, और सबसे डिस्टेबल यहाँ पे कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज NO2 करेगा बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। रही बात अगर डी की, तो डी में देखिए बच्चों जैसा कि अभी हमने ब्रेट रूल पढ़ा था तो हमने क्या कहा था? बाईसाइक्लो कार्बन पे रेडिकल या पॉजिटिव चार्ज या पाई बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होता है। तो इसके बेसिस पे सेकेंड मॉलिक्यूल हमारा क्या है? पहले मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल है। थर्ड टाइप ऑफ इंटरमीडिएट हमारा आता है कार्बो एनायन। अब कार्बन एनायन में क्या होता है बच्चों? कार्बन से 3 ग्रुप्स लगे होते हैं, 3 अल्काइल ग्रुप्स या 3 हाइड्रोजन आप कह लीजिए, और एक आपका यहाँ पे ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके फिल्ड होते हैं। और अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। तो इसका मतलब है स्टेरिक नंबर कितना हुआ? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड यहाँ 3 है, लोन पेयर 1 है, तो 3 + 1 आपका 4, मतलब स्टेरिक नंबर 4, मतलब ये कार्बन आपका क्या है बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और प्लस यहाँ पे इसका शेप आप देख सकते हैं, दिस मॉलिक्यूल इज एक्चुअली ट्राइगोनल पिरामिडल। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है बट इसका शेप क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। अब अगर इसके बारे में कुछ जाने तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या होता है बच्चों? शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होता है। चार्ज स्पीशीज जितने भी होते हैं, वेदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज,
जितने भी चार्ज स्पीशीज़ होते हैं दे आर हाईली एनर्जेटिक स्पीशीज़, उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है बच्चों उनकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम होती है। तो स्टेबिलिटी अगर कम होगी तो उनका लाइफ टाइम क्या होगा, काफ़ी कम होगा, वो बहुत ही कम देर के लिए ही मिलते हैं नेचर में, ठीक है। मतलब रिएक्शन के दौरान जब वो बनता है तो बहुत जल्दी वो कंज्यूम हो जाता है, वो रुकता नहीं है बिल्कुल भी। तो इट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड हाईली अनस्टेबल reaction intermediate I can say, and they are electron rich species because of the presence of this electron pair। तो इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से ये एक तरह के इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के अंदर आते हैं। अब देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच है और उसके साथ आपने कोई प्लस आई ग्रुप लगा दिया, तो प्लस आई ग्रुप का काम होगा इलेक्ट्रॉन को देना। इलेक्ट्रॉन दे दे के क्या करेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा। ये पहले से ही रिच है, इसके पास पहले से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, एंड और भी ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन जब मिलना शुरू होगा तो ये अपना प्लस आई क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन दे के शुरू करेगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है उसके साथ रिपल्शन करेगा, और उस रिपल्शन की वजह से ये हमारा स्पीशीज़ काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल बनता चला जाएगा। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, प्लस आई का काम क्या होता है, कार्बो एनायन को डिस्टेबलाइज करना, क्योंकि जिसको ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की उसी को अगर प्लस आई ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन देता है तभी उसको स्टेबलाइज करता है। बट जिसको इलेक्ट्रॉन ज़रूरत ही नहीं है, आप उसको दे रहे हो इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली वहाँ पे क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन और प्लस आई वाला जो ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है उसके बीच में रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, एंड मोर विल बी द रिपल्शन लेसर विल बी द स्टेबिलिटी। एंड रही बात अगर माइनस आई की, तो माइनस आई तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, और जब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, जब चार्ज कम होगा तो चार्ज कम होने से स्टेबिलिटी फिर से बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, माइनस आई आपका स्टेबलाइज करता है कार्बो एनायन को, बट प्लस आई आपका डिस्टेबलाइज करता है कार्बन आयन को। इसी लॉजिक के ऊपर अगर हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करें तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पे फ्लोरो है, यहाँ पे NO2 है। जैसा कि हम कई बार अभी डिस्कस कर चुके हैं कि माइनस आई ऑफ NO2 इज मोर एज कम्पेयर टू फ्लोरो, और डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस भी यहाँ पे क्या है, सेम है। नेगेटिव चार्ज से NO2 का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज का फ्लोरो के साथ है, और नंबर भी सेम है, राइट। तो DAS रूल हमारा यहाँ पे तो काम में आएगा नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली हम स्ट्रेंथ के बेसिस पे जाएंगे, न डिस्टेंस काम आ रहा है न नंबर काम आ रहा है, डायरेक्टली हम स्ट्रेंथ के ऊपर जाएंगे, और किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, NO2 का। अब NO2 का नेचर कैसा है, माइनस आई, और माइनस आई कार्बो एनायन को क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है। तो जो जितना अच्छा माइनस आई होगा वो उतना ज़्यादा कार्बो एनायन को स्टेबलाइज करेगा, तो पहला ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंड। यहाँ पे अगर बात करें बच्चों तो यहाँ देखिए, इसको मैं फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन कह रही हूँ। थर्ड कार्बन पे एक ग्रुप लगा है, यहाँ पे थर्ड कार्बन पे दो ग्रुप लगे हैं। अगर हम डैश रूल के हिसाब से चलें तो डिस्टेंस तो यहाँ पे कॉमन है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, तो सेकेंड प्रेफरेंस आपको स्ट्रेंथ से पहले किसको देना पड़ता है, अमाउंट को, अमाउंट ऑफ ग्रुप। अब यहाँ देखिए थर्ड कार्बन पे दो ग्रुप है, यहाँ पे थर्ड कार्बन पे एक ही ग्रुप है। इवन दो माइनस आई ऑफ NO2 इज मोर एज कम्पेयर टू द माइनस आई ऑफ F, बट अमाउंट ऑफ ग्रुप ऑलवेज मैटर एज कम्पेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप। तो ज़्यादा माइनस आई कौन लगाएगा, फ्लोरो लगाएगा, ठीक है। और जब ज़्यादा माइनस आई लगेगा तो स्टेबिलिटी भी कार्बो एनायन की ज़्यादा होगी, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ इन दोनों के बीच में, सेकेंड वन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस में अब आपका डिस्टेंस डिसाइड करेगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज के साथ NO2 क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस पे मेंटेन्ड है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ फ्लोरो क्या है, कम डिस्टेंस पे मेंटेन्ड है। इवन दो माइनस आई ऑफ फ्लोरो इज लेस एज कम्पेयर टू द माइनस आई ऑफ NO2, बट डिस्टेंस मैटर्स अ लॉट एज कम्पेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द माइनस आई। तो डिस्टेंस किसका कम है, फ्लोरो का, और डिस्टेंस जितना कम होगा उस ग्रुप का माइनस आई उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे F अपने स्ट्रेंथ के कम होने के बावजूद भी अपना ज़्यादा माइनस आई लगा पा रहा है, एंड जितना ज़्यादा माइनस आई लगेगा बच्चों उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस में चेंज होता जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है, फ्लोरो उसी कार्बन से है,
उसके बाद यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा, यहाँ और डिस्टेंस बढ़ा, और यहाँ पे और भी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है वो कम होता चला जाता है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन कहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा? सबसे ज़्यादा विड्रॉ करेगा फर्स्ट से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्लोज है। उसके बाद करेगा सेकंड से, उससे कम करेगा थर्ड में, और सबसे कम विड्रॉ कहाँ पे कर पाएगा? फोर्थ से। तो जितना ज़्यादा आपका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, उतनी ज़्यादा कार्बो एनायन आपकी स्टेबल होती चली जाएगी। तो इन चारों में सिंस आपका पहले वाले मॉलिक्यूल में फ्लोरो का माइनस आई सबसे ज़्यादा लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी भी किसकी होगी? फर्स्ट की होगी, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। एंड जैसे जैसे फ्लोरो आपका नेगेटिव चार्ज से दूर जाएगा, उसका इफेक्ट भी वहाँ पे कम लगेगा, और कम लगेगा अगर इफेक्ट बच्चों, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज से अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप बच्चों क्या होते हैं? प्लस आई ग्रुप। और जैसा कि अभी हमने कहा था, प्लस आई ग्रुप का काम क्या होता है? कार्बन आयन को स्टेबलाइज नहीं करना, बल्कि डिस्टेबलाइज करना। जितने ज़्यादा प्लस आई होगा, उतना ज़्यादा वो डिस्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप है, तीनों ग्रुप क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे। और जब तीनों बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, और चार्ज बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्लस आई है, यहाँ पे 1 प्लस आई है, यहाँ 0 प्लस आई है। तो जहाँ ज़्यादा प्लस आई, वहाँ पे क्या होगा? स्टेबिलिटी कार्बो एनायन की कम होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, और सबसे अनस्टेबल कौन है बच्चों? यहाँ पे फोर्थ मॉलिक्यूल। आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे गौर से देखिए बच्चों, नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन से ये ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप लगा है, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। यहाँ पे डबल बॉन्डेड ग्रुप लगा है, जिसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड कार्बन लगा है, तो इसका यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3। जैसा कि हमें पता है, परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है sp का, फिर sp2 का, और सबसे लीस्ट होता है sp3 का। नाउ मोर विल बी द परसेंटेज s कैरेक्टर, मोर विल बी इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की ताकत भी उसके पास ज़्यादा होगी। मतलब सबसे ज़्यादा विड्रॉ कौन करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन? ये sp वाला, फिर sp2 वाला, और सबसे मिनिमम कौन करेगा बच्चों? sp3 वाला। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जो जितना ज़्यादा माइनस आई लगा पाएगा, वो उतना ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी ऑफर करेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इन तीनों में कौन है? फर्स्ट वन, फिर सेकेंड वन, एंड देन थर्ड वन। रही बात सिक्स्थ वाले मॉलिक्यूल की, तो सिक्स्थ वाले मॉलिक्यूल में देखिए, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आप देख सकते हैं चारों में कॉमन है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि इस बेंजीन रिंग से कौन सा ग्रुप अवेलेबल है। NO2 किस तरह का ग्रुप होता है बच्चों? -m ग्रुप होता है, एज वेल एज अपना माइनस आई भी लगाता है। बट -m का जो पावर होता है वो यूजुअली -i से ज़्यादा होता है। इसकी बात मैं आपको नेक्स्ट वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। हम मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे भी आप लोगों को -m और +m के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। तो NO2 बेसिकली एक -m ग्रुप होता है। इसका भी काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। और NO2 -i की तरह भी बिहेव करता है, बट मेसोमेरिक का इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव से ज़्यादा होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो NO2 क्या करेगा बच्चों? ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। अब OH किस तरह के ग्रुप होते हैं? OH आपके +m ग्रुप होते हैं, और साथ साथ में ये -i ग्रुप भी होते हैं। ठीक है, OH अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज़ करके क्या करेगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो -i भी लगाएगा। बट फिर से मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू इंडक्टिव, तो इसलिए +m इफेक्ट आपका -i से ज़्यादा होता है। Cl की अगर बात करें, तो हैलोजन के केस में बच्चों हम -i इफेक्ट देखते हैं बस। और रही बात अगर कोई अल्काइल ग्रुप आपका, जैसे कि मिथाइल यहाँ पे बेंजीन से कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखाएगा, और साथ साथ में +i इफेक्ट भी दिखाएगा। इन सब की बात हम एक और वीडियो लेक्चर के साथ आएंगे, और वहाँ पे डिटेल में मैं डिस्कस करूँगी हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में भी, और प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में भी।
तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो -m वाले ग्रुप है और -I वाले ग्रुप है, जहाँ जहाँ -m और -I लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले ग्रुप क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ग्रुप क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो इसका मतलब है 1 और 3 2 और 4 से ज़्यादा स्टेबल होगा। अब 1 और 3 में भी अगर हम डिसाइड करें तो जैसा कि मैंने कहा कि मेसोमेरिक का इफेक्ट इंडक्टिव से ज़्यादा होता है, मतलब -I वाला ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो कार्बो एनायन को ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफर करेगा। तो पहला वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर होगा थर्ड वन। अब अगर बात करें इन दोनों के बीच में, तो एक हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा है, एक +m इफेक्ट लगा रहा है। मेसोमेरिक का जो इफेक्ट होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा होता है। अब +m हो या हाइपर कॉन्जुगेशन वाले ग्रुप हो, दोनों का काम है इलेक्ट्रॉन देना। और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा इन दोनों के बीच में, +m वाला, क्योंकि +m का इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा होता है। तो OH ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन वाला थोड़ा सा कम करेगा। वैसे तो ये दोनों ही डिस्टेबलाइज करेंगे कार्बो एनायन को, बट इन दोनों में ज़्यादा डिस्टेबलाइज कौन करेगा, OH, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्ट लगा के इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और CH3 अपना ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगा पाएगा। तो इसलिए फोर्थ मॉलिक्यूल सेकेंड मॉलिक्यूल से क्या है बच्चों, ज़्यादा स्टेबल है। तीसरा जो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन जो है, ये है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाना। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आपको बहुत सारे स्पीशीज़ दिए हैं और उनके बीच में हमें स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस बताना है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने का एक सिंपल सा फंडा है ऑर्गेनिक में, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब ये कॉन्जुगेट बेस क्या होता है उसको समझिए। जैसे मान के चलिए बच्चों, एक HCl है, ये एक एसिड है। एसिड ने क्या किया, अपना H+ को लॉस कर दिया। अब H+ को लॉस करने के बाद जो स्पीशीज़ उसने फॉर्म किया है, यही स्पीशीज़ हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है। मतलब एसिड जब अपना H+ लॉस कर देता है, तो H+ को लॉस करने के बाद जो स्पीशीज़ वो तैयार करता है, उसी स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, आपका एसिड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब उतना ही ईजिली अपना H+ को लॉस कर पाएगा। इसके पीछे एक लॉजिक है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों। क्योंकि बच्चों देखो, अगर मान के चलो HCl H+ को लॉस करना चाहता है, तो जो स्पीशीज़ ये फॉर्म करेगा, अगर ये स्टेबल हुआ ही नहीं, अगर मान के चलिए ये एक अनस्टेबल स्पीशीज़ है, तो क्या HCl एक अनस्टेबल स्पीशीज़ को बनाने की कोशिश करेगा, नहीं ना। अगर कोई अनस्टेबल स्पीशीज़ बनता है तो ये स्पीशीज़, ये एसिड कभी भी उस H+ को लॉस करके एक अनस्टेबल स्पीशीज़ को जनरेट नहीं करना चाहेगा। मतलब रिएक्शन तभी आपके आगे प्रोसीड करेगी अगर एक स्टेबल स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना स्टेबल स्पीशीज़ आप बनाएंगे, उतना ज़्यादा एसिड आपका क्या होगा, एसिडिक होगा, मतलब उतना ही ईजिली एसिड अपना H+ को लॉस कर पाएगा। तो इसी लॉजिक के ऊपर आते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके नीट एज वेल एज JEE के लिए काफ़ी यूज़फुल है बच्चों। सबसे पहले देखिए, सपोज़ यहाँ से मैंने H+ को लॉस करा दिया, ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी। लेट अस से हमने हर जगह से H+ निकाल दिया। H+ के निकलते ही नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जनरेट हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ आपके क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ जो होते हैं, उनको स्टेबिलिटी कौन ऑफर करता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ को स्टेबिलिटी ऑफर करता है -I ग्रुप, लेकिन इसको डिस्टेबलाइज कौन करता है, +I ग्रुप। ठीक है, तो +I ग्रुप इसको डिस्टेबलाइज करेगा, -I ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा है पहले से नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में।
तो माइनस आई ग्रुप उसको क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर करके नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, और जब चार्ज कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और जब प्लस आई ग्रुप इसको और इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को रिपल्शन देंगे, और रिपल्शन मिलने की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो प्लस आई ग्रुप आपका डिस्टेबलाइज करेगा और माइनस आई ग्रुप आपका स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ मुझे ये बताइए कि ये Cl आपका किस तरह का ग्रुप है, माइनस आई। यहाँ एक Cl है, यहाँ 2 माइनस आई ग्रुप लगेगा, यहाँ पे 3 माइनस आई। जितने ज़्यादा माइनस आई उतना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन जो आपका नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है ये बेसिकली आपका क्या होगा बच्चों, स्टेबलाइज होता चला जाएगा। सो मोर विल बी द माइनस आई, मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी ऑफ द ग्रुप, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ग्रुप उतना ज़्यादा ये नेगेटिव चार्ज को कम करता जाएगा, और चार्ज कम होने से स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। वही अगर हम लॉजिक यहाँ पे लगाएं, लेटर से हमने H+ निकाल दिया हर जगह से, नेगेटिव चार्ज हर जगह पे क्रिएट हो गया। अब नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी कौन देता है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, माइनस आई, और डिस्टेबलाइज कौन करता है, प्लस आई। अब इस नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप से कौन सा ग्रुप लगा हुआ है उसको देखिए। तो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 कार्बन का, यहाँ 3 कार्बन का, यहाँ 1 कार्बन का, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का प्लस आई तो 0 होता है, और जैसे जैसे कार्बन एटम अल्काइल ग्रुप में बढ़ते जाते हैं उनका प्लस आई पावर बढ़ता जाता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो मोर विल बी द नंबर ऑफ कार्बन, मोर विल बी द प्लस आई, एंड मोर विल बी द नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप, लेसर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इन चारों में कौन होगा, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और सबसे अनस्टेबल कौन सा होगा बच्चों, फोर्थ होगा। इसी तरह से अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें जो कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ देखिए अगर सपोज हम H+ निकाल देते हैं हर जगह से, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी क्रिएट होगा। अब गौर से देखिए रिंग के अंदर ऑक्सीजन लगा है। अब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, ऑक्सीजन आपका कार्बन से कनेक्टेड है, तो आप ये बताइए कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कौन करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, पार्शियली ऑक्सीजन की तरफ। तो बेसिकली ऑक्सीजन पार्शियली सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ खींचना शुरू कर चुका है, तो ये अपना कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई। और जैसा कि माइनस आई आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है बच्चों, तो जहाँ डिस्टेंस कम होगा वहाँ पे उसका इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी उसका इफेक्ट भी कम लगेगा। तो मोर इफेक्ट यहाँ पे पहले वाले केस में लगेगा, और सबसे लेस इफेक्ट यहाँ पे थर्ड वाले केस में लगेगा। और माइनस आई का काम क्या है, माइनस आई का काम है स्टेबिलिटी ऑफर करना। तो जहाँ ज़्यादा माइनस आई वहाँ पे आपका ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसी का एसिडिक मॉलिक्यूल, उसी का मॉलिक्यूल क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक माना जाता है। क्योंकि मैंने अभी जस्ट क्या कहा था, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल कॉन्जुगेट बेस पहले वाले मॉलिक्यूल से आएगा, फिर दूसरे वाले से, फिर तीसरे वाले से, और यही सेम सीक्वेंस हम एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए भी फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें बच्चों तो फिर से डिस्टेंस का इफेक्ट यहाँ पे लगेगा। देखिए अगर H+ निकाल दिए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज के फ्लोरो ज़्यादा क्लोज है, और फ्लोरो अपना माइनस आई लगाएगा। यहाँ पे फ्लोरो थोड़ा डिस्टेंस पे जा चुका है, तो यहाँ पे इसका माइनस आई पहले से थोड़ा कम हो गया है, और यहाँ पे ये ज़्यादा डिस्टेंस पे जा चुका है, तो ये अपना माइनस आई तीसरे में सबसे मिनिमम लगाएगा। जैसे जैसे माइनस आई कम लगेंगे वैसे वैसे आपका नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम स्टेबल होगा। मतलब जहाँ पे ज़्यादा माइनस आई होगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, और सबसे ज़्यादा माइनस आई आपका कहाँ पे लग रहा है, पहले वाले में, क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो मोर माइनस आई, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंड, एंड सेकेंड वन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू थर्ड। रही बात फिफ्थ मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे देखिए जस्ट इमेजिन कीजिए आपने H+ को निकाल दिया और हर जगह पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले वाले केस में नेगेटिव वाले ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी ऑफर करेगा Sp वाला कार्बन
अपना माइनस आई लगा के। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि sp कार्बन का जो माइनस आई है वो sp2 वाले से ज़्यादा है और sp2 वाले का sp3 वाले से ज़्यादा है, क्योंकि जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और उतना ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की पावर होती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपका विड्रॉ कौन करेगा? sp वाला, फिर कौन करेगा? sp2 वाला, और फिर कौन करेगा? sp3 वाला कार्बन। तो मोर विल बी द परसेंटेज एस कैरेक्टर, मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को जो विड्रॉ करेगा वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफर करेगा। तो पहले वाले की स्टेबिलिटी दूसरे से ज़्यादा है, दूसरे का तीसरे से ज़्यादा है। एंड लास्ट इसका एप्लीकेशन है बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों। अब बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? बेस हम किसको कहते हैं? बेस आर यूजुअली दोज स्पीशीज विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप होगा। देखिए, जैसे एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे। जैसे अगर आप पहले वाले क्वेश्चन को गौर से देखेंगे बच्चों, तो नाइट्रोजन पे है लोन पेयर तीनों ही केस में। अब जिसके पास लोन पेयर है उसके पास इलेक्ट्रॉन को देने की एबिलिटी है, तो ये तीनों ही देना चाहेगा। लेकिन अगर पहले वाले मॉलिक्यूल को देखेंगे आप, तो पहले वाले मॉलिक्यूल में इस नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा है जिसका किस तरह का नेचर है? प्लस आई। प्लस आई वाले ग्रुप का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। अगर आपके पास ऑलरेडी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है एंड और भी ज़्यादा अगर हम प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, तो प्लस आई इफेक्ट के लगने से क्या होगा? लोन पेयर की यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब बढ़ेगी तो नाइट्रोजन और फ्रीक्वेंटली क्या कर पाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाएगा। सो मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों किसी एटम पे, उतना ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, उतना ही ज़्यादा उसका बेसिक नेचर होता है। सेकेंड वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने Cl लगा दिया। अब Cl अपना किस तरह का इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई, और माइनस आई की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा, और जब ये कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो उसके पास इलेक्ट्रॉन को देने की, रिलीज करने की जो ताकत है वो थोड़ी सी तो कम हो गई। मतलब उसका बेसिक नेचर क्या हो गया है? थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। और रही बात फ्लोरो को, तो फ्लोरो भी अपना माइनस आई लगाता है, और क्लोरो और फ्लोरो में माइनस आई किसका ज़्यादा होता है बच्चों? फ्लोरो का। तो यहाँ पे फ्लोरो अपना ज़्यादा माइनस आई लगाएगा, और ज़्यादा माइनस आई लगाने की वजह से क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ये लोन पेयर जो है, नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब कम होगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है नाइट्रोजन के पास वो भी रिड्यूस हो चुकी है। तो इसलिए इसका भी बेसिक नेचर क्या हुआ? सबसे कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर पहले का होगा, फिर दूसरे का होगा, फिर तीसरे का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सेम क्वेश्चन जो अभी जस्ट ऊपर हमने सॉल्व किया था सिमिलर टाइप का ही है। यहाँ देखिए ये sp कार्बन है, दिस इज sp2 कार्बन, दिस इज sp3 कार्बन, राइट। अगर मैं इन ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करूं, अब sp कार्बन कैसा ग्रुप होता है बच्चों? माइनस आई। माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है इन तीनों ग्रुप के बीच में, उससे कम माइनस आई sp2 वाले का होता है, सबसे मिनिमम माइनस आई आपका sp3 वाले का होता है। जो ज़्यादा माइनस आई लगाएगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा अपनी तरफ, और जो ज़्यादा विड्रॉ करेगा वो नाइट्रोजन के इंटेंसिटी को, लोन पेयर के इंटेंसिटी को क्या करेगा? कम। अब नाइट्रोजन पे अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ये उतना आसानी से अब इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कर पाएगा, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन को देने की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम हो गई है, मतलब इसका बेसिक नेचर क्या हुआ है? कम हो गया है। उसके बाद सबसे मिनिमम माइनस आई किसका लगता है? इस अल्काइल ग्रुप का। तो जहाँ पे मिनिमम माइनस आई लगेगा, वैसे तो ये प्लस आई ग्रुप है क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप बेसिकली क्या होता है? प्लस आई ग्रुप होते हैं। तो ये जो हमारा ग्रुप है ना, ये काफ़ी अच्छा प्लस आई है, तो ये क्या करेगा? लोन पेयर जो नाइट्रोजन के ऊपर है उसको
उसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसके पास इलेक्ट्रॉन को देने की ताकत भी बढ़ेगी, मतलब इसका बेसिक नेचर एनहांस हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा थर्ड, फिर सेकेंड एंड फिर थर्ड मॉलिक्यूल, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं थर्ड मॉलिक्यूल का बेसिक एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंड का है, और सबसे मिनिमम किसका है, फर्स्ट का है। नाउ अगर हम इन तीनों के बीच, इन दोनों के बीच में कंपेयर करें बच्चों, तो एक चीज़ आप देखिए, ये नाइट्रोजन आपका sp3 है, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, राइट। तो 3 + 1 4, 4 मतलब sp3। यहाँ पे टोटल कितने हैं, 2 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, मतलब 3 sp2। sp2 आपका क्या होता है बच्चों, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू sp3। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना चाहेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी किसके पास है, सेकेंड मॉलिक्यूल के पास, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट ईजिली कर सकता है। तो इसलिए बेसिक एबिलिटी उसी का ज़्यादा होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने की क्षमता ज़्यादा होती है। एंड रही बात अगर फोर्थ मॉलिक्यूल को कंपेयर करें, तो यहाँ देखिए ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। अब ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 2 लोन पेयर है तो इसका बेसिक एबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ देखिए, अगर हम पहले और दूसरे में कंपेयर करें तो ये जो नाइट्रोजन है जब ये डोनेट करने जाएगा तो सेकंड वाला जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, अपना -I लगाएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन है कार्बन से कनेक्टेड, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा अपनी तरफ, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इनडायरेक्टली नाइट्रोजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव वाला कार्बन क्या करेगा, अब सामने वाले कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पे डेल्टा डेल्टा प्लस बना देगा। तो इसका ये मतलब है कि नाइट्रोजन अपना -I लगा रहा है, और -I को लगाने की वजह से इस नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करने की टेंडेंसी थी वो भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और जब डिक्रीज होगी तो इसका मतलब बेसिक नेचर भी आपका क्या होगा, वो भी आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट एंड सेकेंड में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा बच्चों, फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा। वही लॉजिक हम इसमें भी दे सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। लेट अस से इन दोनों के बीच में हमें बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है जो कि आपका क्या है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्शियली किसकी तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन, और कार्बन पे धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने शुरू हो गए। मतलब ये कार्बन आपका क्या होगा, डेफिशिएंट होता चला जाएगा, और डेफिशिएंट होने की वजह से वो नाइट्रोजन के कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, और इस वजह से इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो उसके पास बेसिक एबिलिटी भी कम हो जाएगी। सो आई होप बच्चों आप लोगों को इंडक्टिव इफ़ेक्ट समझ में आ गया होगा। इंडक्टिव इफ़ेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, हमने सब कुछ इस वीडियो में कवर किया है, पार्ट 1 एज वेल एज़ पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बेसिक के बारे में बताया है, प्लस मैंने कितने टाइप्स के इंडक्टिव इफ़ेक्ट होते हैं उसके बारे में बात की है। सीक्वेंस को याद रखने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताए हैं, और दूसरे पार्ट जो कि ये हमारा वीडियो है इसमें हम उसके एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। एंड एप्लीकेशंस में किस तरह से हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी या कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी या रेडिकल की स्टेबिलिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है विद अ प्रॉपर एग्जाम्पल्स। सो आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो मदद आ रहा है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि अपने आप फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।